नमस्कार। 30 मई 2021 को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बने हुए 2 वर्ष पूरे हो चुके। इन 2 वर्षों में सरकार के सामने क्या चुनौतियां आई, जनता की अपेक्षाओं को सरकार ने किस तरह से पूरा किया, आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इन 2 वर्षों को आप किस रूप में देखते हैं? भारत के लोगों ने देश के में माननीय मोदी जी को दोबारा मौका दिया। हम इसको ऐसे कहते हैं कि 70 साल बनाम 7 साल। जो देश की आज़ादी के बाद 70 साल में नहीं किया था, वह 7 साल के अंदर माननीय मोदी जी ने किया। अगर आप बात कर रही हैं 2 साल के लिए, तो मैं 2 साल पर चर्चा करना चाहूँगा कि धारा 370 370 ये लोगों को कल्पना के परे था कि भारत संपूर्ण रूप से आज़ाद तो हो गया था, लेकिन कश्मीर के अंदर 370 होने के कारण से पूर्ण रूप से भारत आज़ाद नहीं था। कई हजार लोगों की जानें जा चुकी थी और केवल संविधान और आत्मबल की था ज़रूरत। संविधान में अधिकार था 370 हटाने के लिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बिना शस्त्र का, बिना किसी हथियार का संविधान के बल पर 370 हटाया और आज भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय है कि जब आप इतिहास देखते हैं इसका, जम्मू कश्मीर में जितनी हत्याएं होती थी 370 के रहते हुए, उसका 90% कम हो गया, यानी केवल 10% कुछ आतंकवादी रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्या हुआ कि जो आतंकवादी हमला किया उसमें से 90% मारे गए हैं। वह आना, मार के भाग जाना, यह नहीं हुआ है। यानी कि हमारा भारत आज 370 हट जाने से पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ है। और कश्मीर जिसका विकास रुका था, जहाँ पर कि वहाँ चुनाव नहीं हो रहे थे, लोकल चुनाव हुए, वहाँ के लोकतंत्र बहाल हुआ और आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से विकास हो रही है। सरकार ने वहाँ पर भी आर्थिक रूप से उत्थान करने के लिए देश के लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आइए वहाँ पर रोज़गार करिए। जो वहाँ रोज़गार करने जा रहे हैं, सरकार उनको सुरक्षा दे रही है और अनुदान बांट रही है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। सेकंड बहुत बड़ा काम था, कई 100 साल का इतिहास था और एक विवाद था राम जन्मभूमि का। इस पर आप देख रहे हैं कई सरकारें गई और आई, कई हत्याएं हुई, कई गोलीकांड हुए और उस पर भी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लॉ एंड ऑर्डर इसको कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की हनक माननीय मोदी जी ने दिखाया कि एक पत्ता भी चू नहीं कर पाया। और भारत की जनता को धन्यवाद है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया। पूरे देश में जो पूरे विदेश के लोग सशंकित थे कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, जो इस्लामिक कंट्री के लोग हैं वो कहते ऐसा होगा, लेकिन आप देखिए कि एक जो सत्ता का हनक होता है, इकबाल होता है, वह माननीय मोदी के कार्यकाल में दिखाई पड़ा। और आज राम जन्मभूमि का फैसला के बाद वहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। केवल मंदिर का ही निर्माण नहीं, हमने बात किया था 3 तलाक पर, आज वह लागू हुआ। ये एक भय का वातावरण था। कुछ लोग तुष्टिकरण के नाते से कि हमारा एक वोट बैंक है, वोट बैंक खराब हो जाएगा, और इस कारण से जो हमारे मुसलमान बहनें थीं उनके साथ में जो अन्याय हो रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, लागू करने के लिए यह माननीय मोदी जी ने किया। प्रशंसनीय कार्य, इतना बड़ा कार्य ये जी। सर, इसी कड़ी में आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कोरोना काल चल रहा है, लोग पलायन की स्थिति में हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, तो इन सब स्थितियों को देखते हुए सरकार ने 20 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। तो सर, इससे लोग कैसे लाभान्वित हुए? ललिता दी, 20 करोड़ ने 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ जी। दूसरा क्या था कि एक महामारी है, ये बीमारी नहीं है, महामारी है। इस महामारी से पूरा विश्व प्रभावित है और भारत विश्व का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा दूसरा देश है जी। और अगर हम रेशियो देखेंगे देश के जो हमारी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, उनके मंत्रिमंडल के अधिकारियों के सूझबूझ के कारण से जो डैमेज का दर है वह भारत में सबसे कम है। डैमेज का दर कम है जनसंख्या के आधार पर।
कहा जाता है कि यह महामारी शुरू हुआ है हमारे बगल का देश है चाइना से। जो दूर देश थे, अमेरिका है, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ अधिक डैमेज हुआ। हम सटे हुए देश थे, हमारे यहाँ डैमेज अधिक हो सकता था, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी के कार्यप्रणाली से, उनके टीम के कारण से ये काफ़ी कम हुआ। अब उसी में महामारी में जो हमारे पास से नौजवान हैं, जो वेंडर काम करते हैं, जो अपना ठेला लगाते हैं, जैसे नाई हमारे पास है, माली हमारे पास है, मल्लाह हमारे पास है, इन लोगों के लिए कि जब यह एक तरह से अघोषित कहीं कर्फ्यू है, कहीं पर लॉकडाउन है, या उनको प्रतिबंध लगाया गया है कि बाज़ार नहीं खुलेगा, ऐसे स्थिति में इस महामारी में वह आदमी के साथ में कुछ दिक्कतें ना हो, तो सरकार ने 2 काम किया। पहला काम किया कि 20,000 करोड़ रुपए दे करके उन परिवारों को 1,000 रुपया महीना भत्ता मिलता रहेगा, एक पॉइंट। दूसरा है कि जितने यहाँ पर 80 करोड़ यानी कि भारत की आबादी का 125 करोड़ है, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में, मुफ्त में उनको अनाज दिया जाएगा, ताकि उनका खाने पीने कोई दिक्कत ना हो सके। तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा आगामी 3 महीने तक के लिए। सरकार ने उसके लिए 20,000 करोड़ रुपया दिया है कि प्रदेश के लोग बांटेंगे, यह बांटने का काम प्रदेश करेगा। भारत सरकार ने फंड दिया है जी। भारत एक विकासशील देश है, जैसा हम सभी जानते हैं, और अभी भी यहाँ की 65% जनता कृषि पर आधारित है। तो ऐसे में सरकार ने यहाँ के कृषि और किसान के लिए क्या कदम उठाए हैं? ललिता जी, इसके 3 पार्ट हैं जी। एक पार्ट है किसान सम्मान निधि योजना जी। ये किसी ने मांग नहीं किया था। एक होता है कि जनता मांगती है, विपक्ष मांगता है, आंदोलन होता है, तो सरकार सोचती है, तब देने में मजबूर करती है। ये किसान सम्मान निधि योजना किसी ने मांग नहीं किया था, किसी की सोच नहीं थी। सीधे सीधे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सोच थी कि कभी कभी किसानों की आपदा आ जाती है, समय से बारिश नहीं होता है, तो कम से कम उनका जो एक राशि है उनके अकाउंट में पहुंच जाए। तो सरकार ने उनको 4 किस्तों में बांट दिया है, और किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा पहुंचता है। बीच का कोई नहीं। आपको याद होगा कि देश के एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूर्व में उन्होंने कहा था कि मैं भेजता हूँ 1 रुपया, पहुँचता है 10 पैसा। आज के डेट में माननीय मोदी जी ने जो पूरे देश में सभी लोगों का अकाउंट खुलवा दिया था फ्री में, उस अकाउंट खोलने के कारण से सीधे सरकार भेजती है अगर 3,000 रुपया, तो 3,000 रुपया उनके अकाउंट में पहुँचता है। 4,000 रुपया पहुँचता है ये किसान सम्मान निधि वाली, तो सीधे उनके अकाउंट में पहुँचता है, कहीं इपट नहीं जाता है। एक तो यह किया। दूसरा, सरकार ने क्या लिया है, कृषि को रोजगार, व्यापार जोड़ना जाए। मान लीजिए एक किसान गेहूँ पैदा करता है, अब सरकार कह रही केवल गेहूँ पैदा मत करो, आप इससे व्यापार करो। क्या करो, तो आप चाहो तो उसी पर आटे का मिल लगा लो, मैदे का मिल लगा लो। अगर आटे का मिल, मैदे का मिल लगाना चाहता है किसान, तो उसको 35% की सब्सिडी दे रही है, आप व्यापार भी करो। और उसका दूसरा बेटा है जो आटा ले लिया है, वो चाहता है कि हम यहाँ बनाएंगे, बिस्किट का बनाएंगे, तो उसको फिर अनुदान बांट रही है सरकार 35% का ओबीसी पर और महिलाओं के लिए, बाकी सम्मान के लिए 25% है, तो आपको अनुदान बांट रही है सरकार। यानी सरकार कह रही किसान कृषि के साथ साथ व्यवसाय करें, एक परिवार में एक को देने के बाद दूसरे को भी 35% का दिया। ठीक है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कृषि बिल आया है। कृषि बिल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा स्पष्ट। मान ली कोई एक व्यक्ति आज आम पैदा कर रहा है, अब उसको आम को लेके आता है आम बनारस के पड़िया के मंडी में, वहीं बेचने के मजबूर होता है। उसके अंदर 25-50 अड़तिया होते हैं, वो तय करते हैं कि आज हम आम का रेट 25 रुपये किलो से ऊपर नहीं लेंगे। अब किसान तोड़ के लाया है, वो मंडी के अंदर बेचने के मजबूर है, उनका अपना एक यूनियन बन गया है अड़तियों का, उन्होंने रेट तय किया कि हम 25 के ऊपर नहीं खरीदेंगे। किसान बेचारा आम क्या करेगा, वो मजबूर होकर के 25 में बेचता है। किसान बिल ने क्या कर दिया कि अब आपको मंडी के अंदर बेचने की मजबूरी खत्म, आप कहीं भी बाहर बेचो, 30 रुपये मिल जाए, 50 रुपये मिल जाए, 100 रुपये मिल जाए, यही नहीं है, सीधे सीधे आप अपने आम को देश के बाहर भेज सकते हैं, जिले के बाहर भेज सकते हैं, उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा। इससे किसानों को बाजार मिल गया, उनका अच्छा रेट मिलना शुरू हो गया। एक तो काम यह कर दिया किसान बिल ने। सेकंड क्या कर दिया कि ऐसे किसान जैसे मान लीजिए बहुत लोग होंगे जो कहीं नौकरी कर रहे होंगे, गांव पर नहीं रहते हैं, उनके पास 1/2 एकड़ 2 एकड़ जमीन रहती है, वो क्या करते हैं, या तो जमीन खाली पड़ी है, या तो वह जमीन किसी आदमी देते हैं अधिया पर। अधिया जो लेता है वो कब्जा कर लेता है। सरकार ने कानून बना दिया, अगर आपको अपनी जमीन को नई पैदावार कर रहे हैं तो किसी को देते हैं
तो जिसका ज़मीन है उसके पक्ष में कानून बना दिया है कि आप 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए उसको लीज पर देंगे और जब चाहेंगे तब उससे खाली करा लेंगे। वह व्यक्ति जो लीज पर लेगा वह यह कह करके कि मैंने लीज पर लिया हूँ, मैं खाली नहीं करूँगा, यह नहीं कर सकता, उसे खाली करना ही पड़ेगा। और यही नहीं करना पड़ेगा, अगर उसने मान लीजिए कि कुछ पेड़ लगा दिया है, गेहूँ पैदा कर रहा है और बीच में किसान कहा कि जैसा ज़मीन था वो कहा कि नहीं हमको चाहिए, हम खुद अपना खेती करेंगे, तो वह उनको बीच में भी लागत दे करके वो खाली करा लेगा। ये हमारा किसानों के लिए बहुत बड़ी ये बिल था, माननीय मोदी ने किया। बहुत बड़ा और बहुत प्रशंसनीय कार्य है ये। जी सर, आप बनारस के रहने वाले हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थानीय जनता के लिए सर क्या किया गया और आगामी समय में बनारस के लिए क्या क्या योजनाएं हैं सर, इसको विस्तार से बताइए। इसको 2 पार्ट में करना चाहता हूँ। जी। पहला पार्ट है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 14 में काशी में आए जी। आज उनका सरकार का 2 साल हो रहा है। 2 साल जी। मैं अगर बात करता हूँ केवल स्ट्रक्चर पर, तो आप देख रहे हो कि बनारस से आने के लिए 6 प्रकार के रोड हैं। बनारस से बिहार की रोड पहले थी 4 लेन, ये हो गया 6 लेन। बनारस से प्रयागराज के लिए 6 लेन, बनारस से गाजीपुर 4 लेन, बनारस से गोरखपुर 4 लेन, बनारस से लखनऊ वाया सुल्तानपुर 4 लेन, बनारस के अंदर चारों तरफ 57 किलोमीटर का रिंग रोड। यह कल्पना के परे था, यह माननीय मोदी जी ने दिया, काशी को दिया। उनके कारण से आज पूर्वांचल में छोटा मोटा किसी घर में फंक्शन भी होता है तो खरीदारी करने आता है बनारस में, इसलिए बनारस के अंदर बहुत जाम लगता है। आज जो रिंग रोड बन जा रही है बनारस के अंदर, जो हमारे बनने जा रहा है फुलवरिया का 4 लेन आपके बगल से बन रहा है, यहाँ से ये सारे बन जाने के बाद बनारस के जाम की समस्या खत्म होगा। यह माननीय मोदी ने दिया है। हम बात करते हैं अगर दूसरे पार्ट पर कोविड की। आज कोविड की महामारी है, यह दुखद है, महामारी है, दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन 14 के पहले बनारस में अस्पतालों की स्थिति क्या थी? हमारे पास ले दे करके एक BHO का अस्पताल था, एक जिला अस्पताल था, एक मंडलीय अस्पताल था। अगर हम केवल इन 3 अस्पतालों के भरोसे पर रहते तो शायद आज हम कोरोना के जो हमारे पास रेशियो है कम होने वाला नहीं कर पाते। माननीय प्रधानमंत्री जी काशी आने के बाद, माननीय मोदी जी के आने के बाद आज यहाँ पर बेडों की संख्या 4 गुना हो गई। जैसे एक यहाँ बना दिया गया कैंसर इंस्टीट्यूट लतारा पर, उसके बाद बना दिया कैंसर इंस्टीट्यूट भाभा BHO के अंदर, फिर वहाँ बना दिया गया महामना बना दिया गया हॉस्पिटल, फिर वहाँ बना दिया गया ट्रामा सेंटर, फिर दीनदयाल बना दिया गया महिला वार्ड, फिर एक नई बनाई गई ESI की हॉस्पिटल। अगर हम केवल मेडिकल की बात करते हैं, दीनदयाल में जो हमारा कबिशोड़ा अस्पताल है शिव प्रसाद, वहाँ पर बेड बढ़ा दी गई है। आज 4 गुना बेड बढ़ने के कारण से हम आज इस कोरोना में पूरे भारत में सबसे कमज़ोर किया गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मेडिकल के क्षेत्र में स्ट्रक्चर डेवलप किया था उस कारण से कर पाए। जी, यानी कि ये जो सरकार के सराहनीय काम क्रमानुसार चल रहे हैं और वो प्रशंसनीय बेहद हैं। बहुत आप कल्पना से अधिक भाई अगर नहीं होता तो क्या होता। आज उसी कारण से बनास, अभी देखिए आप यहाँ पर BHO के अंदर बनाया गया DRDO के द्वारा 1000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया तत्काल रूप से। फिर हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट इस क्रिटिकल समय में खटाखट प्रधानमंत्री जी कारण होने के कारण से पूरा देश सेवा करते हो। हाँ। लेकिन देश के साथ साथ काशी का भी करते हैं। हाँ। आज बनारस के अंदर हमारे पास अस्पतालों के अंदर बेड एक्स्ट्रा है, आज हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा हो गया है। तमाम चीज़ें आज हमने यहाँ से लेकर के बाहर के जो मरीज आ रहे हैं उनकी भी हम यहाँ इलाज कर रहे हैं। जी सर, चलते चलते जैसे कोरोना का समय है तो आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह महामारी है और इस महामारी से हमें निपटने के लिए सभी से आग्रह है कि यह हारेगा, इसको हराना है। 2 गज की दूरी को मेंटेन किया जाए और अभी एक नहीं डबल मास्क लगाया जाए और साथ ही साथ जो यह बढ़ रहा है प्रकोप, तीसरे लहर की ओर संभावना बता रही है, उस तीसरे लहर से हमें तैयार रहना चाहिए। अब हमें घर के अंदर भी मास्क को पहनना चाहिए। हम अपने बच्चों से भी मास्क के लिए अपील करें क्योंकि यह तीसरी लहर बच्चों के पर अधिक असर करने वाला है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों से इतनी बेहद जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।